दरिंदगी हुई उससे पूरी मानवता कांप जाती है। और गांव देहात में रहने वाले लोग पटना में इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए कि ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें। लीपापोती करने की प्रशासन की साजिश हो रही थी पिछले कई दिनों से। पोस्टमार्टम के बाद वो साफ हो गया। अब उस जो डॉक्टर के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है इसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल अब्यूज की बात नहीं आई के और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। रेप करने के बाद उसकी हत्या होती है तो इससे बड़ा दरिंदगी तो कुछ हो नहीं सकता है। उन हरामियों ने दुष्कर्म किया है, माफ कीजिएगा मैं अपना आपा खो दिया हूँ। आंदोलन को जारी रखें और हम लोग एक होकर के अपने बेटी को अपने बहन को न्याय के लिए संघर्ष करें। पैसे लेकर के वहाँ की गायनी के डॉक्टर को समझाया बुझाया और इन लोगों ने शो करने की कोशिश की। इस बच्ची के साथ कुछ नहीं है, परिजनों को डराया धमकाया। छोटे मोटे लोग नहीं फंसेंगे। अरे पटना में एक हॉस्टल की बात नहीं है, एक पटना में सैकड़ों हॉस्टल में ऐसा काम चल रहा है। पटना में रहकर मेडिकल परीक्षा की तैयारी करने वाली जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद पुलिस और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और इस पर सियासत भी शुरू हो चली है। पटना में नीट की छात्रा से दुष्कर्म और मौत के मामले में एक नया मोड़ भी सामने आ गया है। दुष्कर्म के दौरान छात्रा से काफी जोर जबरदस्ती की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार करीब 1.5 से 2 घंटे तक छात्रा दरिंदगी करने वाले से लड़ती रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट, मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। छात्रा के शरीर पर चोट के निशान कुछ यही कहानी बयां कर रहे हैं। प्राइवेट पार्ट में काफी चोट है। इससे ये भी आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म करने वाले एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिलहाल अब पुलिस ने भी छात्रा से दुष्कर्म की बात स्वीकार कर ली है। छात्रा के साथ कितनी देर तक दरिंदगी हुई, शरीर पर कहां-कहां चोट के निशान हैं, प्राइवेट पार्ट में किस तरह चोटें आई और मौत का कारण क्या है। दरअसल पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी पीएमसीएच में गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा की गई पोस्टमार्टम जांच में छात्रा के शरीर पर कई गंभीर और ताजा चोटें सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार ये सभी चोटें मौत से पहले की बताई जा रही है, यानी दुष्कर्म के दौरान ही लगी होगी। डॉक्टरों ने बाहरी जांच में सबसे पहले छात्रा की गर्दन, कंधे और चेस्ट को देखा है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि गर्दन और कंधे के आसपास क्रिसेंटिक नेल एब्रेशंस यानी नाखून से गहरे घाव पाए गए हैं। डॉक्टरों के अनुसार ऐसे निशान तब मिलते हैं जब पीड़िता किसी से खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। उस दौरान हमलावर उसे जबरन पकड़ता या खींचता है। ऐसी चोटें इस बात का संकेत है कि छात्रा ने बचने के लिए लगातार विरोध किया होगा। रिपोर्ट में छाती और कंधे के नीचे वाले हिस्से पर मल्टीपल स्क्रैच मार्क्स यानी खरोच के कई निशान दर्ज किए गए हैं। ये खरोच एक जगह तक सीमित नहीं है बल्कि फैले हुए। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा तब होता है जब पीड़िता को लंबे समय तक दबाया गया हो और जमीन पर रगड़ा गया हो या किसी ने चेस्ट को नाखून से नोच दिया हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीठ के हिस्से पर ब्रूसेस यानी नीले निशान पाए गए। इससे पता चलता है कि छात्रा की पीठ को किसी कठोर सतह से रगड़ा गया। डॉक्टरों की राय में ये चोटें साबित करती है कि संघर्ष कुछ मिनटों का नहीं बल्कि काफी देर का रहा होगा, यानी ये 1.5 से 2 घंटे का भी हो सकता है। इससे ये भी आशंका है कि लड़की के साथ जबरदस्ती करने में 1 से अधिक लोग शामिल हों। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सबसे अहम हिस्सा जननांग की जांच, जिसे रिपोर्ट में जेनाइटल एग्जामिनेशन लिखा गया है। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि प्राइवेट पार्ट में ताजा चोटें आई हैं। वेजाइनल एरिया में गहरी रगड़ के निशान है, इससे काफी ब्लीडिंग भी हुई है। मेडिकल बोर्ड की राय में ये चोटें सहमति से बने संबंध की नहीं है बल्कि फोर्सफुल पेनिट्रेशन का परिणाम है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर संबंध किसी भी प्रकार से सहमति से बनता तो इस तरह की अंदरूनी और बाहरी चोटें एक साथ नहीं पाई जाती। शरीर के अन्य हिस्सों पर संघर्ष के निशान
ये साबित करते हैं कि छात्रा बेहोश नहीं थी, बल्कि उसने खुद को बचाने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ब्लीडिंग की वजह से कुछ फॉरेंसिक सैंपल प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन इंजुरीज अपने आप में ये बताती है कि छात्रा के साथ जबरदस्ती हुई है। इसी आधार पर मेडिकल ओपिनियन में कहा गया है कि पाए गए तथ्य सेक्सुअल वायलेंस के अनुरूप है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंत में डॉक्टरों ने लिखा है कि यौन शोषण की पुष्टि होती है, जबकि मौत के अंतिम कारणों को अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके लिए आगे की विशेषज्ञ जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया है। रिपोर्ट को एम्स भेजा गया है। तो अभी तक आपने नीट छात्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में जाना। अब 5 पॉइंट्स में समझिए पुलिस की थ्योरी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंतर क्या है। तो अभी तक आपने ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कहानी सुनी है, लेकिन पुलिस जो बयान दे रही है वो बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ रही है। दरअसल पुलिस ने कहा था कि मोबाइल सर्च हिस्ट्री और नींद की दवा के आधार पर ही छात्रा डिप्रेशन में थी, लेकिन पोस्टमार्टम फैक्ट क्या कहता है? शरीर पर संघर्ष के दर्जनों निशान हैं। गर्दन, कंधे पर नाखून के घाव और पीठ नीली पड़ गई थी। ये यौन हिंसा की ओर इशारा करते हैं। पुलिस ने कहा था कि शुरुआती जांच में यौन शोषण के सबूत नहीं मिले, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल गया कि प्राइवेट पार्ट में ताजा चोटें थी, टिश्यू ट्रॉमा और ब्लीडिंग पाई गई। मेडिकल ओपिनियन में साफ लिखा है कि यौन शोषण की पुष्टि होती है। पुलिस ने कहा था कि छात्रा बेहोश मिली, कोई बाहरी हिंसा स्पष्ट नहीं थी, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चला कि सभी चोटें मौत से पहले की थी। यह साबित करता है कि छात्रा बेहोश नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक हमले का विरोध कर रही थी। पुलिस ने कहा था कि मामला अचानक बिगड़ी हालत का है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह पता चला कि शरीर पर फैली चोटें, अलग अलग जगहों पर खरोच और नीले निशान बताते हैं कि यह घटना क्षणिक नहीं बल्कि लंबे समय तक चली हिंसा और रेप का मामला है। तो आखिर पुलिस किसे बचाना चाहती है? 3 बड़े सवाल हैं। पहला है हॉस्टल संचालक की डील, जिस पर आरोप लग रहा है। परिवार का आरोप है कि हॉस्टल संचालक ने एफआईआर के बाद पैसे देने की पेशकश की। सवाल यह है कि अगर मामला साफ था तो समझौते की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये डील किसी बड़े खुलासे को रोकने के लिए थी? क्या इसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी? यदि हाँ, तो कार्रवाई क्यों नहीं दिखी? उन लोगों ने डॉक्टर सतीश से जो प्रभात वुमेन अस्पताल जो डॉक्टर स्वर्गीय प्रभात के नाम पे है, उनकी छवि को इस डॉक्टर सतीश ने धूमिल किया, उस महामानव की छवि को खराब किया। और सर इसने पैसे लेकर के वहाँ की गायनी के डॉक्टर को समझाया बुझाया और इन लोगों ने यह शो करने की कोशिश की इस बच्ची के साथ कुछ नहीं है, परिजनों को डराया, धमकाया, धक्का दिया। और नीट छात्रा के मामा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि परिवार को केस रफा दफा करने के लिए 15 लाख रुपए तक का ऑफर दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान छात्रा होश में ही थी और अपनी मां से कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बेहोशी की दवा देकर चुप करा दिया। इस मामले में प्रभात मेमोरियल अस्पताल के एक डॉक्टर को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। वो गर्ल्स हॉस्टल संचालक का संबंधी भी बताया जा रहा है। दूसरा पॉइंट समझते हैं। पैसा देकर 3 लोगों को छोड़े जाने का दावा किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि पूछताछ के बाद 3 संदिग्धों को छोड़ दिया गया। सवाल उठता है कि क्या ये रिहाई सबूतों के अभाव में हुई या किसी और वजह से? अगर शुरुआती मेडिकल संकेत गंभीर थे तो संदिग्धों को तुरंत क्लीन चिट देने का आधार क्या था? तीसरा पॉइंट हम समझते हैं। पीड़िता का कोई जानने वाला भी था क्या? अंदरूनी कड़ी का शक जाहिर किया जा रहा है। परिवार आशंका जता रहा है कि घटना में पीड़िता का कोई जानने वाला शामिल हो सकता है। सवाल यह है कि क्या पुलिस ने इस एंगल पर पूरी गहराई से जांच की? कॉल डिटेल, हॉस्टल एंट्री एग्जिट और जान पहचान की कड़ियों को सार्वजनिक रूप से क्लियर क्यों नहीं किया गया? तो ये कुछ सवाल हैं जो पुलिस पर ही सवालिया निशान उठाते नजर आ रहे हैं। तो नीट छात्रा की मौत के मामले में आखिरकार पटना पुलिस जो है वो बेनकाब हो गई। अब पटना पुलिस ने एसआईटी का गठन कर जांच करने का ऐलान किया है। पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अभी तक जो सबूत मिले हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो आया है उसके हिसाब से हम लोग जांच कर रहे हैं। अभी कुछ और सबूत जमा करने हैं। एफएसएल की टीम ने कुछ सैंपल लिए थे, उनकी जांच बाकी है। मृतका के मोबाइल फोन को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज रहे हैं ताकि अगर किसी वीडियो को डिलीट किया गया हो तो उसे रिकवर किया जा सके। उन्होंने कहा है कि जांच का दायरा बढ़ाते हुए हम लोग अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रहे हैं।
छात्रा के 5 तारीख को आने और उसके जाने तक का सीसीटीवी फुटेज लिया गया है। एएसपी सदर अभिनव के नेतृत्व में एसआईटी का गठन भी किया गया है। तो डीजीपी ने एसआईटी का यह गठन किया है और इसकी जांच जो है आईजी जितेंद्र राणा के हाथों में दी गई है। यानी छात्रा के साथ रेप मामले पर डीजीपी विनय कुमार ने संज्ञान ले लिया। उन्होंने हायर लेवल एसआईटी का गठन किया। जोनल आईजी पटना जितेंद्र राणा को जांच का निर्देश दिया गया है। एसआईटी में सदर एसपी अभिनव, सचिवालय एसडीपीओ 1 डॉक्टर अनु, सचिवालय एसडीपीओ 2 साकेत कुमार, जक्कनपुर थानेदार ऋतुराज सिंह और कदमकुआ थानेदार जन मेजय राय और एक महिला पदाधिकारी समेत 7 लोग शामिल है। वहीं एसएचओ पत्रकार नगर रोशनी कुमारी को दूर रखा गया है। तो शनिवार की सुबह आईजी जितेंद्र राणा खुद शंभू होटल पहुंचे और घटनास्थल की बारीकी से जांच भी की। पटना आईजी के साथ एसआईटी टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। आईजी ने एसआईटी को जरूरी दिशा निर्देश दिए और कहा है कि मामले में जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उन्हें किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पटना पुलिस के एसएसपी खुद लगातार इस मामले में गलत जानकारी देते आ रहे थे, तब एसआईटी कैसे बिना दबाव के जांच करेगी, ये भी एक बड़ा सवाल। इसी क्रम में आज जहानाबाद के कारगिल चौक पर राष्ट्रीय ब्रह्मश्री सामाजिक फाउंडेशन के बैनर तले धरना प्रदर्शन का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। धरना स्थल पर पहुंचे राज्यसभा सांसद एवं कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने छात्रा को न्याय दिलाने की मांग करते हुए चेतावनी दे दी है। यदि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि राजधानी पटना जैसे शहर में एक छात्रा के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या हो जाती है और प्रशासन मामले को दबाने में जुट जाता है, ये बेहद शर्मनाक है। अखिलेश सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने शुरुआत से ही मामले को आत्महत्या बताने की जल्दबाजी की, जिससे एसआईटी गठन पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद न केवल पुलिस की भूमिका संदिग्ध प्रतीत हो रही है, बल्कि चिकित्सकीय लापरवाही के संकेत भी मिले हैं। ऐसे में दोषी डॉक्टरों पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से पटना में जो दरिंदगी हुई उससे पूरी मानवता कांप जाती है और गांव देहात में रहने वाले लोग पटना में इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए कि ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें, भविष्य में अच्छा नागरिक बन सकें। लेकिन जो दरिंदगी हुई और ख़ास करके जिस तरह से लीपापोती करने की प्रशासन की साजिश हो रही थी पिछले कई दिनों से, पोस्टमार्टम के बाद वो साफ हो गया। अब उसके बाद कार्रवाई करके और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम इसकी कार्रवाई की मांग करते हैं। सरकार जहां बैठती है, जहां नीतीश कुमार जी बैठते हैं, जहां उनके आला अफसर बैठते हैं, वहीं पे रेप करने के बाद उसकी हत्या होती है तो इससे बड़ा दरिंदगी तो कुछ हो नहीं सकता है। लोग कहते हैं कानून का राज है, ये तो लोग भगवान भरोसे भी नहीं बच रहे हैं। भगवान भी सोए हुए हैं और कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इससे घटिया बात तो हो नहीं सकती। और सरकार की तरफ से भी एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन कर एसआईटी के गठन से क्या होगा? पहले तो लीपापोती किया जा रहा था। सब लोग कह रहे थे कि नहीं उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद तो ये क्लियर हो गया कि उस बच्ची के साथ रेप भी किया, गैंग रेप हुआ और अभी तक जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें पकड़ा नहीं गया। फिर चिकित्सीय लापरवाही हुई। जो चिकित्सक लापरवाही में शामिल हैं उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। तो आज प्रशासन इसे आत्महत्या बता रहे हैं। नहीं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तभी हम लोग जब पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद तब तक तो हम लोग भी चुप थे कि नहीं गलत सलत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, क्या हुआ है पहले उसकी जांच हो। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद तो कल ही खुल गई, अब क्या बचता है? सर पटना में आज हॉस्टल कई खाली हो गए, लोग पढ़ाने से भी आज डर रहे हैं कि बच्चियों का हुआ। उन लोगों ने डॉक्टर सतीश से जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल जो डॉक्टर स्वर्गीय प्रभात के नाम पे है, उनकी छवि को इस डॉक्टर सतीश ने धूमिल किया, उस महामानव की छवि को खराब किया। और सर इसने पैसे लेकर के वहाँ की गायनी के डॉक्टर को समझाया बुझाया और इन लोगों ने यह
शो करने की कोशिश की। इस बच्ची के साथ कुछ नहीं है, परिजनों को डराया, धमकाया, धक्का दिया। और बता दें कि इसके साथ ही साथ जो है तमाम राजनेता जो है वो जहानाबाद पहुंच रहे थे और इस मामले को लेकर के जो है अब विवाद बढ़ता ही नजर आ रहा है, क्योंकि पटना पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे हैं। साथ ही साथ पटना एसएसपी के बयान पर जो है अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और ही कह रहा है और पटना एसएसपी साथ ही साथ हॉस्टल संचालक, ये तमाम लोग सवालों के घेरे में आ गए। इस खबर में इतना ही है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।